नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना। यह है पार्ट 7। अब आगे। नमिता ने जिस सॉलिसिटर का कार्ड मुझे दिया था, सौभाग्य से उस पर चैम्बूर का ही एक जगह सेंट्रल एयूड रोड का पता दर्ज था। सॉलिसिटर का नाम जमुना दास मलकानी था। नाम से ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरी मुलाकात किसी उम्रदराज और अनुभवी बंदे से होने वाली है। सेंट्रल एवेन्यू के एक 2 मंजिले फ्लैट में ही उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था। मैंने जब ऑफिस में प्रवेश किया तो पूरा ऑफिस पुराने ज़माने का सागवान की लकड़ी से बने हुए गहरे बादामी रंग का था। सामने जो मोहतरमा इस वक्त अपनी मोटी शीशों के चश्मे के पीछे से मेरी ओर झांक रही थी, वो किसी भी सूरत में 50 साल से कम की नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सलीके से अपने बाल बनाए हुए थे और शक्ल से ही कोई संभ्राता महिला जान पड़ती थी। कहिए यंग मैन, किससे मिलना है आपको? उन महिला की आवाज़ इस उम्र में भी करारी थी। मलकानी साहब से मिलना था मुझे। नमिता आप्टे ने उनसे मिलने के लिए भेजा है। मैंने अपनी आमद का कारण बताया। नमिता का फ़ोन तो काफ़ी पहले आया था यंग मैन। मलकानी साहब तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा। अनुज, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। मेरा नाम सुनते ही उन्होंने इंटरकॉम पर मलकानी साहब को मेरी आमद के बारे में बताया। उन्होंने मुझे तुरंत अंदर आने के लिए बोला। जब मैं उनके केबिन में दाखिल हुआ तो मेरा उनका उम्रदराज होना अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला था। वे तकरीबन 65 साल के लपेटे में पहुँचे हुए थे और शक्ल से ही खुर्राट लग रहे थे। कहो मिस्टर अनुज, क्या कहना चाहते हैं आप? मलकानी साहब ने मेरे कुर्सी पर बैठते ही पूछा। नमिता के पिता ने जो वसीयत की थी उसी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। नमिता जी की बातों से तो वसीयत में काफ़ी घालमेल नज़र आ रहा है। उसी घालमेल को समझने के लिए आपके पास आया हूँ, मैंने विस्तार से बोला। उसकी वसीयत को समझने के लिए आपको सबसे पहले नमिता की फैमिली बैकग्राउंड को समझना होगा। मलकानी साहब ने टेबल पर आगे की ओर झुकते हुए बोला। जी, मैं ज़रूर समझना चाहूँगा, मैंने पूरी शिष्टता से जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नमिता ने आपको मेरे पास वसीयत के बारे में पूछने के लिए क्यों भेजा है। उनके पिता सेठ रतनलाल जी को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये पहली बार है कि उन्होंने वसीयत के बारे में बात करने के लिए किसी को मेरे पास भेजा है। मलकानी साहब ने मेरी और संशय भरी नज़रों से देखते हुए बोला। उनकी बेटी चारू पिछले 1 हफ्ते से लापता है मिस्टर मलकानी। हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नमिता जी से बात करके मुझे वसीयत के बारे में पता चला और वसीयत के हिसाब से चारू के लापता होने में परिवार के किसी सदस्य का भी हाथ होने की संभावना हो सकती है। इस वजह से मैं वसीयत को सही तरीके से समझना चाहता हूँ ताकि मैं सही संदिग्ध आदमी को पहचान सकूँ। मैंने बिना किसी लाग लपेट के मलकानी साहब को असल बात बता दी। वो मुँह बाएं मेरी और पल भर देखते रहे। लेकिन चारू के लापता होने से उनके पिता की वसीयत का क्या वास्ता हो सकता है? मलकानी साहब ने मेरी ओर असमंजस से देखा। नमिता जी ने मुझे बताया है कि उस वसीयत के हिसाब से उनके पिता की एकमात्र वारिस सिर्फ उनकी बेटी चारू है और उनके पिता जब तक चारू 21 साल की नहीं हो जाती तब तक सिर्फ केयर टेकर हैं, जो कि पावर ऑफ अटर्नी के जरिए उनके बिजनेस को चला रहे हैं, मैंने उन्हें बताया।
ये सब आपको किसने बताया? मलकानी साहब ने मेरी ओर फिर से उन्हीं असमंजस भरी नज़रों से देखा। जी, जाहिर सी बात है, मुझे नमिता जी ने ही बताया है, मैंने उन्हें जवाब दिया। लेकिन रतन लाल जी ने तो ऐसी कोई वसीयत ही नहीं की थी। उनकी वसीयत के हिसाब से जिस घर में अभी नमिता आप्टे रह रही है वो घर उनका ही रहेगा और बिजनेस को डील करने की जिम्मेदारी रामनाथ आप्टे की ही रहेंगी। उन्होंने दोनों माँ बेटी के लिए 10-10 करोड़ उनके नाम किए थे, जो कि उनकी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर करने के लिए थे। बाकी सब पर रामनाथ आप्टे की मालिकियत रहेगी। मलकानी साहब इस तरह से बोल रहे थे मानो उन्होंने मेरे आने से पहले ही वसीयत के बारे में क्या बोलना है उसकी काफ़ी रिहर्सल की हो। लेकिन नमिता जी ने तो आपसे बिल्कुल उलट बात बताई है, मैंने अविश्वास भरे स्वर से बोला। शायद वह आप्टे साहब से तलाक लेना चाहती है, इस वजह से वो कोई नया बखेड़ा करना चाहती है। मलकानी ने अभी तक वसीयत को मुझे दिखाने की जहमत नहीं उठाई थी। क्या आप मुझे उस वसीयत को दिखा सकते हैं? मैंने खुद ही उस वसीयत को मांगने की जहमत उठाई। इस वक्त रामनाथ आप्टे और नमिता आप्टे के बीच में तलाक का केस अदालत में चल रहा है, इसलिए मैं किसी एक पक्ष की बात को मानकर आपको वसीयत नहीं दिखा सकता। इसके लिए या तो कोर्ट के ऑर्डर लाइए या फिर दोनों पक्षों की तरफ से लेटर लेकर आइए। मलकानी साहब शायद मेरे आने से पहले ही आप्टे साहब से बात करके अपने पत्ते फेंट चुके थे। फिर आपने मुझे क्या यहाँ झक मारने के लिए बुलाया था या अपने उस भाषण को सुनने के लिए बुलाया था जिसे तुम तब से याद कर रहे थे जब से तुमने आप्टे साहब की बात की है? मैंने हल्के से गुस्से में मलकानी को बोला। मिस्टर अनुज, आप जुबान नाराज़गी कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप जिस दरवाजे से अंदर आए थे उसी दरवाजे से वापस लौट जाइए। मलकानी ने मुझे धमकाने वाले अंदाज में बोला। लानत है आप पर जो इस उम्र में भी अपनी वकीलों वाली तिकड़मों से बाज नहीं आए। इस वक्त आपको आप्टे के साथ नहीं बल्कि रतन लाल जी के साथ अपनी वफादारी निभानी थी, लेकिन आप तो अपना ईमान चंद पैसों के खातिर आप्टे को बेच चुके हैं। आपका एक पाँव कब्र में लटका है, फिर भी बेईमानी अभी तक खून से गई नहीं तुम्हारी। मैं भावेश में कुछ ज़्यादा ही बोल चुका था और मुझे लग रहा था कि इस वक्त मलकानी के हाथ मुझ पर झपटने के लिए बेकरार हो रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों पर कामयाब होता, आपका ये खासम खास वहाँ से ऐसे कुछ कर गया जैसे मुसीबत में किसी के देवता कुछ कर जाते हैं।